गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में और नबार्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे सोशल बॉन्ड इशू होता है। बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व 2024 के एंड तक या अर्ली 2024 तक डिसाइड हो जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट पेज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गाज़ा की न्यूज़ लगातार बहुत सारे न्यूज़पेपर के द्वारा हेडलाइन बनी हुई है। क्या कह रहे हैं, 2 मिलियन जो है ट्रैप्ड कर दिए गए हैं गाज़ा में और अटैक जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। देखो, बहुत सारे प्रूफ डिसाइड हुए हैं कि इज़राइल बहुत सारी जगहों पर अटैक कर रहा है जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस पहुंचा रहा है। इसके रिटेलिएटरी इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ईरान ने वार्निंग दी है और अदर कंट्री ने वार्निंग दी, मगर अभी रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाया गया, मगर उसका अमेरिका ने विरोध कर दिया, तो कोई भी सीज फायर नहीं हो पाई। अमेरिका जो है इजराइल का एलाय है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को बहुत सारी मदद जो है अमेरिका के द्वारा ही दी जाती है। अभी रिसेंटली $10 बिलियन की मदद इजराइल को देने का वादा किया। इतना मजबूत कंट्री ऑलरेडी इजराइल है और उसको और मदद देने का वादा किया गया, जबकि गाज़ा को या फिर कह लो पैलेस्टाइन को ओनली कुछ $मिलियन देने को कहा गया। तो इस तरह से अलाई बन गए हैं एक कंट्री दो कंट्री के बीच में कि कैसे वेस्टर्न कंट्री जो है इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं और कैसे अरब वर्ल्ड की कंट्री गाज़ा या पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस निकल कर आ रहे हैं। अगली न्यूज़ रिलेटेड है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो विड्रॉ कर गया है। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा। इसको एक्सप्लेन वे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, क्या रीज़न होते हैं कि साउथ में वो बारिश कराता है ना कि नॉर्थ में, ये सब हम देखेंगे। तो पहला आर्टिकल डिस्कस कर ले रहे हैं। बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व आएगा कैमूर सेंचुरी, जो है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे अर्ली 2024 या एंड ऑफ द ईयर 2024 तक डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व होगा। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो स्थित है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। आप यहाँ देख लो, ये रहा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। अब आप ये देखो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ये है। आपको मैप में लोकेशन जरूर देखना चाहिए। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, इंडिया। अब हम थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे इन्होंने बताया है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1978 में और नेशनल पार्क 1990 में डिक्लेयर किया गया। ये इंडिया का 18th टाइगर रिजर्व था, जिसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कंप्राइज करता था नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको ये बताना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कल मेरे द्वारा बताया जाएगा। अब आप देख लो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखो, कोई भी स्टेट किसी भी टाइगर रिजर्व को या नेशनल पार्क को का दर्जा देता है तो उसका दर्जा देने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो अप्रूवल एट द लास्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चाहिए होता है, और रिमूव करना है तो इसमें एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी ज़रूरत। आप किसी भी एरिया को अपने मन माने ढंग से रिमूव नहीं कर सकते। आपका यहाँ मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। अगर एक बार कोई चीज़ डिसाइड हो गई कि ये नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व है, तो इसको डिमिनिश करने के लिए उस एरिया को आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2005 में रिकमेंड की गई थी टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2006 में, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया। आपको ये बताना है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को हेड कौन करता है, और नेशनल
बोर्ड, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसको कौन हेड करता है, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे अगर आप नहीं बता पाते हैं तो, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। अगला आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी जब ये फ्रंट पेज पर आया था तब भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा से आया है तो हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है फर्स्ट टाइम उसको बिल इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में एज अ फाइनेंस बिल, ठीक है। फाइनेंस बिल एज अ यू इंट्रोड्यूस किया गया, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें सारी जो एक्टिविटी हैं जैसे पैसे का लेन देन है, और फाइनेंस बिल और ये जो नॉर्मल बिल होता है इसमें भी डिफरेंस होता है। फाइनेंस बिल और नॉर्मल बिल में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। इसको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे फाइनेंस बिल जो है मनी बिल से डिफरेंस है, कैसे फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी बिल से डिफरेंस है। कल ये हम डिस्कस करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में, ठीक है। इसको अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल और एंटिटी दोनों ही डोनेट कर सकती है। मतलब अगर आप चाहें किसी पार्टी को डोनेट करना, मान लो ये राम है, राम ने डिसाइड किया मैं इस पार्टी को डोनेट करूंगा, एसपी कोई पार्टी है, ठीक है। अब इस पार्टी को डोनेट करूंगा, राम के पास मान लो 10 करोड़ रुपए थे, श्याम और आ गया, श्याम बोला तुम 10 करोड़ डोनेट कर रहे हो, 10 मेरे, दोनों साथ में मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड। अब कोई कंपनी मान लो इंडिया में स्टेबलाइज हुई है, मान लो ये टमाटर कंपनी स्टेबलाइज हुई, नाम रख देते हैं इसका टमाटर कंपनी स्टेबलाइज हुई है। अब पहले क्या थी कि 3 साल का आपका नेट प्रॉफिट 7.5 होना चाहिए कंपनी एक्ट 2013 के तहत, तभी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, 3 साल की सीलिंग को। अब कोई भी पार्टी अगर स्टेबलाइज हुई है इंडिया में और वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है तो वो फंडिंग दे सकती है बिना नेट प्रॉफिट शो किए हुए। तो इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब फीचर देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये केवल एसबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और इसकी वैलिडिटी 15 दिन होती है, कैलेंडर डे। मतलब आप 15 दिन के अंदर उसे सबमिट कीजिए और पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उसको डिमांड करेंगी। अगर डिमांड नहीं किया जाता है तो वो पैसा बैंक का हो जाता है, ठीक है। देखो, पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री, मतलब डिमांड पे बियरर को दिया जाएगा और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और डिनोमिनेशन किस किस का होता है, आप ये मत सोचिए हर डिनोमिनेशन में पाया जाता है। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में पाया जाता है, ठीक है। इसे परचेज कर सकते हैं इंडियन सिटीजन और एंटिटी जो इंडिया में स्टेबलाइज की गई। मैंने आपको बता दिया 2 लोग मिलकर परचेज कर सकते हैं, राम और श्याम। कोई एंटिटी है टमाटर नाम की, वो इंडिया में स्टेबलाइज की गई और उस टमाटर नाम की इंडस्ट्री ने क्या कहा कि हम किसी पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं, तो कोई भी अब नेट प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, 3 साल का आपका नेट प्रॉफिट 7.5% है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तभी आप क्या कर सकते थे, डोनेट कर सकते थे। मगर अब जो है आप ये सीलिंग लिमिट हटा दी गई है, आप कभी भी कितना भी डोनेट कर सकते हो। अथॉराइज्ड इशूअर क्या है, अथॉराइज जो है वो मैंने आप बता दिया, एसबीआई इसको अथॉराइज किया गया है, वो डिजिग्नेटेड बैंक है, ठीक है, ब्रांच है, आप एसबीआई से जाकर इसे खरीद सकते हैं। ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। इसको केवल सेक्शन 29 आरपीए एक्ट 1951 के तहत जो पार्टी नॉट लेस देन 1% वोट पाएंगी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, वही पार्टी इसको खरीद सकती हैं। मतलब खरीद नहीं सकती, मतलब उन्हीं पार्टी को इसकी डोनेशन मिलेगी। मैंने क्या बताया, आप मान लो राम नाम की एक पार्टी है, ये राम है, इसकी पार्टी है ये। अब राम को 1% से ज़्यादा वोट मिले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसी एक में, चाहे फिर लोकसभा के इलेक्शन में मिल जाए, चाहे ये और वर्ड यहाँ यूज़ हुआ, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली। अब राम को 1% से ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो रजिस्टर्ड पार्टी हो गई सेक्शन 29A के अंदर। मतलब पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखो, 2 कंडीशन है। पहली बात तो रजिस्टर्ड पार्टी होना चाहिए, ठीक है।
सेक्शन 29 के अंदर। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड करके दूसरी कंडीशन है कि 1% वोट उसे मिलना ही चाहिए, तभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का बेनिफिट मिल पाएगा। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को समझा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या बताया गया कि परचेज, अब इसको परचेज डिजिटली भी किया जा सकता है, कैश में भी किया जा सकता है, चेक में भी किया जा सकता है, मगर कैश अब 2000 से ऊपर का अलाउ नहीं है, तो अक्सर लोग अपने बैंक अकाउंट से ही उसको परचेज करते हैं। 2000 से नीचे का कैश अलाउ है, आपको नंबर ऑफ लोग दिखाना पड़ेंगे, इसने मिलकर इतना डोनेट कर रहा है, ये बहुत सारे नाम आपको दिखाना पड़ेंगे। तो इसीलिए तो कहा गया है, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है, कैश का आवागमन बहुत खत्म हो गया है, ठीक है। आगे क्या बताया गया कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, कैसे कि जो बैंक अकाउंट है, डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बैंक अकाउंट आप जिसमें आपको प्राप्त हो रहा है, क्या कहते हैं, डोनेशन, उसका बैंक अकाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता ही, ये लाता ही है क्योंकि सब डिजिटलाइज हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या कहा गया कि ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब आपने इस फंड को कहाँ यूटिलाइज किया, ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है। अब बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है। अकाउंटेबिलिटी तो लाएगा ही, पता मतलब जो डोनेशन है उनको, उनके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, ना कि पब्लिक के, ठीक है। डिस्करेज करता है कैश को, मैंने आपको बता ही दिया कि आप 2000 तक का कैश दे सकते हैं, इससे ऊपर आप अगर देना चाहते हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू देंगे, ठीक है। मैंने आपको जब ये डिस्कस किया था फ्रंट पेज पर, जब ये न्यूज़ आई थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था 50% से ज़्यादा जो अब फंडिंग है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ही थ्रू मिलती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही 50% से ज़्यादा फंडिंग मिलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्करेज करती है कैश को, और डोनर की एनोनिमिटी बनी रहती है। ये भी या ये इसके चैलेंजेस में आएगा, ये देखना डोनर की एनोनिमिटी कैसे चैलेंज होती है। देखो अब आप आगे देखो, आगे क्या बताया गया। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी आइडेंटिटी ऑफ डोनर और रिसिपिएंट नहीं पता चलती है। आम पब्लिक को आप इलेक्टोरल बॉन्ड आपको डोनेट किया गया, मान लीजिए ये राम है, राम को कुछ चीज़ें डोनेट की गई। अब आम जनता राइट टू आरटीआई के तहत कहती है हमें पता होना चाहिए डोनर कौन है और किस पार्टी को कितना डोनेट किया गया है, वो उसके बारे में। तो मतलब ये कि उसका ना तो आपको हाइड कर दी गई दोनों चीज़ें, कि डोनर का भी नाम नहीं पता चलेगा, रिसिपिएंट का भी नाम नहीं चलेगा। तो ये राइट टू जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, उसको चैलेंज करता है। इसीलिए इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई होना अभी बाकी है। एनोनिमिटी बनी रहती है, मतलब डोनर का डाटा किसको गया कोई पता नहीं होता। गवर्नमेंट जो पावर में होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गवर्नमेंट पावर में होती है एसबीआई उसके अंडर में होती है, बैंक है उसके अंडर में होती है, तो वो पता लगा सकता है किसने किसको डोनेट किया, ठीक है। जैसे मान लो ये बैंक है और बैंक में राम ने अपोजिशन पार्टी को डोनेट कर दिया। अब क्या हुआ, ये कई करोड़ रुपए डोनेट किया गया। अब जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी कहती वाह बेटा राम, तुमने क्या है अपोजिशन पार्टी को किया, अब देखो तुम्हारा क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग है वो मैक्सिमम जो पार्टी गवर्नमेंट में है, जो सत्ता में पार्टी है, उसको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यही चीज़ यहाँ बताई गई। ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। कैसे, बिजनेस मैन और क्या होता है गवर्नमेंट में, बिजनेस और गवर्नमेंट में कंसेंसस हो जाता है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, मैक्सिमम डोनेशन क्या कहते हैं गवर्नमेंट को ही मिलती है। और ब्लैक मनी का तो इन्फ्यूज़न मैंने आपको बता ही दिया, बहुत इजी है। क्या होगा जब कंपनी एक्ट का उल्लंघन होगा, आप गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी सीलिंग लिमिट आप ब्रीच कर सकते हैं, आपको ये लॉ है नहीं एप्लीकेबल, क्या कर दिया, रेज कंसर्न ऑफ ब्लैक मनी एंड पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू सेल कंपनी। अब जब आपका नेट प्रॉफिट 3 साल का 7.5 की लिमिट हटा दी गई, तो क्या करेगी कोई कंपनी, मान लो ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कंपनी क्या करेगी कि अपनी सेल कंपनी बना लेगी और यहाँ पर केवल डॉक्यूमेंटेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी। जो यहाँ ब्लैक मनी होगी वो सेल कंपनी में भेज दी जाएगी और सेल कंपनी ब्लैक मनी डोनेट कर देगी पॉलिटिकल पार्टी को।
तो इस तरह से क्या होगा, ये जो चैलेंजेस हैं ये उभर कर आ रहे हैं हमारे आगे कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज़ किया जाए और कैसे इन आर्टिकल 19 का जो उल्लंघन हो रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसको भी देखा जाए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अगला आर्टिकल नाबार्ड के सोशल बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, पहले आप ये समझ लो सोशल बॉन्ड क्या होते हैं। देखो, सोशल बॉन्ड वो होते हैं जो सोशली हेल्दी सेक्टर में डोनेट किए जाते हैं। मतलब मान लो हेल्थ है, हेल्थ में किसी स्कीम में हेल्थ में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी किसी एंटिटी के तहत कहेगी आप यहाँ से सोशल बॉन्ड इशू करो। अब ये बॉन्ड इशू कर दिया, मान लो ये बॉन्ड है, अब इन्वेस्टर इस बॉन्ड को लेंगे। ठीक है, मान लो इन्वेस्टर ने इसे 100 रुपये का खरीदा। अब इन्वेस्टर को कह दिया गया, इस इन्वेस्टर को कह दिया गया 5 साल बाद आपको 110 रुपये मिल जाएंगे। तो इन्वेस्टर को बेनिफिट हो गया, इन्वेस्टर ने उसको 10 रुपये का बेनिफिट हो गया। ठीक है, और इससे जो इंस्टीट्यूट है, मान लो नाबार्ड है, नाबार्ड ने क्या किया, उस 100 रुपये को सोशली जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, सोशो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट सेक्टर जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें क्या करेगा नाबार्ड जो है उसको पैसा उसका लगा देगा। और जब वो पैसा लगा देगा तो उससे जो रिटर्न मनी आएगी वो इन्वेस्टर को दे दी जाएगी, जैसे टोल प्लाजास के थ्रू दे दी जाती है इन्वेस्टर को। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नाबार्ड ने क्या किया है, रेज्ड किया है अब तक 1040 करोड़ रुपए फंडिंग, जो यूज़ होगी जल जीवन मिशन तेलंगाना में। ठीक है, अब यही चीज़ बताई गया है कि सोशल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोजेक्ट होते हैं और इनिशिएटिव होते हैं उसमें पैसा लगाया जाता है जो पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट लाते हैं सोसाइटी में। पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट कौन से लाएंगे, हेल्थ है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाबार्ड जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, जिसे 12 जुलाई 1982 में एक एक्ट के तहत में बनाया गया, और ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक है। स्पेशलाइज्ड बैंक क्यों कहा गया, ये वैसी बैंक नहीं है जो हमारे गांव में या शहर में होती है एसबीआई जैसे। ये बैंक क्या करती है, ये बैंक ऑफ द बैंक है। मतलब नाबार्ड क्या करेगी, अपना पैसा जो है रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इन बैंकों को देगी। ये सारी बैंक है, यहाँ से ऐसे पैसा देगी। ठीक है, ये पैसा देगी। और ये बैंकें क्या करेंगी, जो विलेजेस हैं, ये विलेजेस यहाँ पर क्रेडिट इशू करेंगी। ठीक है, तो यही देखो यहाँ बताया गया, क्रेडिट फ्लो फॉर एलिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल नॉन फॉर्म सेक्टर। मतलब फॉर्म सेक्टर में पैसा नहीं देगी, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में पैसा दिया जाएगा और रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट में। इसको स्टेबलाइज किया गया। रिजर्व बैंक ने एक कमेटी बनाई थी, वी शिवारमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। वी शिवारमन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप एक नाबार्ड बैंक बनाइए जो छोटी छोटी बैंकों को मनी देगा, और छोटी छोटी बैंक जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल नॉन फार्म सेक्टर में डेवलपमेंट लाएंगे। देखो, नाबार्ड को लाया गया, रिप्लेस किया गया एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट से एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये सब इसके रिप्लेस कर दिया गया इसको। और क्या आगे क्या बताया गया, हाँ आल्सो ये क्या करती है, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसमें भी अपने सजेशन देती है, प्लानिंग में भी सजेशन देती है, और ऑपरेशन कोई फील्ड में होता है उसमें भी सजेशन देती है। तो हमने नाबार्ड के बारे में बेसिक्स जान लिया, कब स्टेबलाइज हुई, कैसी बॉडी है। ये कमेटी का नाम आप जरूर याद रखना, किस कमेटी के थ्रू नाबार्ड को बनाया गया। आए दिन चर्चा में रहती है, हम डेली तो डिस्कस नहीं करेंगे, मगर मैं श्योर करता हूँ आपको अगली बार जब आएगा नाबार्ड तो फिर से मैं डिस्कस करूँगा, ताकि रिवीजन हमारी होती रहे। अगला आर्टिकल मानसून से रिलेटेड है। देखो, इसमें क्या बताया गया है, आईएमडी ने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो नॉर्मल रहने वाला। देखो, मैं एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, पहले ये चीज़ देख लो। क्या होता है, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है। जब मानसून नॉर्थ ईस्ट से चलता है तो इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। जब ये साउथ वेस्ट से चलता है तो इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। मतलब जिस दिशा से मानसून चलता है उसे वही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट थी कि जिस दिशा से कोई चीज़ निकलती है उसे उसी दिशा का नाम दिया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट से निकला तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया, और ये साउथ वेस्ट से निकला तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखो, तो क्या बताया गया है, सॉरी,
क्या बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो नॉर्मल रहने वाला है अक्टूबर से दिसंबर। आप ये चीज़ जान लो, क्या होता है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है वो जून से सितंबर तक रहता है, और सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, और अक्टूबर के में अक्टूबर 20 से लेकर दिसंबर तक नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है। और ये अक्टूबर 20 तक क्या होता है, आपको अक्टूबर हीट नाम सुनने को मिलेगा। मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपकी छोड़ने नहीं दूंगा। नए बच्चे जो भी जुड़ेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा। अक्टूबर हीट क्या होता है, वेदर एकदम क्लीन होता है, आसमान क्लियर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी हीट जो है समुद्र को और हमारे लैंड को देखने को मिलती है। अब क्या होता है, इसमें सी जो है तो है बहुत हीटेड हो जाता है। अब ये जब हीटेड होता है तो इसी वजह से बहुत सारे साइक्लोन जो हैं वो हमारे रीजन में देखने को मिलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे अक्टूबर हीट जो है अफेक्ट करती है हमारे रीजन को। ठीक है, अब ये चीज़ आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे, इन्होंने देखो यही बात बताई गई है कि नॉर्थ वाले लोग नहीं जानते नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, मगर ये एक परमानेंट फीचर है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अक्टूबर से दिसंबर तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल के द्वारा बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। मेनली ये 5 डिस्ट्रिक्ट में होता है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, और ये पौंडीचेरी में भी कुछ पार्ट में होता है। इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको नाम बता दिया कि कैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। और रेन जो है वो नॉर्मली अक्टूबर 20 से स्टार्ट होती है, ठीक है, जबकि समर मानसून जो है 30 सितंबर तक एंड हो जाता है। 5 डिस्ट्रिक्ट में होता है, मैंने आपको 5 स्टेट में होता है, मैंने बताया आपको, तमिलनाडु इंक्लूडिंग पौंडीचेरी, केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और 11% जो टोटल मानसून हमारे यहाँ होता है उसका 11% जो बारिश है नॉर्थ ईस्ट मानसून को से होती है। और यही नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या करता है, तमिलनाडु के रीजन में राइस की कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, यही चीज़ बताई गई। अब जो गैंगटिक प्लेन है, गैंगटिक प्लेन इसको नहीं जानता है। अब क्या होता है, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट मानसून जाता है दिसंबर में, देखो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। ये मेडिटेरियन रीजन है, ये मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, क्या होता है, जो हमारा सूरज होता है उसकी जो उसका हेड हो जाता है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में हो जाता है इधर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंटेंस गर्मी पड़ने लगती है दिसंबर के टाइम पर। जब यहाँ इंटेंस गर्मी पड़ती है तो ये सब लो प्रेशर एरिया हो जाता है और ये हाई प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। तो एक रीज़न ये रहता है, जो हवाएं होती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में मेडिटेरियन से चलकर कैस्पियन सी से और ब्लैक सी से पानी लेते हुए इंडियन कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बारिश कराती हैं, जो हमारे गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। दूसरा रीज़न होता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज हमारे 5 से 6 किलोमीटर हमारी धरती से ऊपर चलती हैं। ये वेस्टर्लीज वेस्ट से निकलकर ईस्ट में जाती हैं, और ये वेस्ट से निकलकर ईस्ट में जाने की वजह से ये हमारे जो मानसून है, मानसून कह रहा हूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हेल्प करती है इंडिया तक पहुंचने में। और तीसरा रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है वेस्टर्ली को ऐसे मोड़ देता है, अगर ऐसे चल रही है वेस्टर्लीज तो ऐसे मोड़ देगा, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स इसमें हेल्प करता है। तो इस तरह से आज के हमने आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम में डायरेक्ट आप हमसे मैसेज कीजिए, आपसे हम संपर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।